नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। अकाउंट फ्रीज किए जाने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शुक्रवार को कांग्रेस को 1823 करोड़ रुपए का नया डिमांड नोटिस जारी किया है। ये डिमांड नोटिस 2017-2018 से 2020-2021 के लिए है, जिसमें जुर्माने के साथ ब्याज भी शामिल है। एक दिन पहले 28 मार्च को ही दिल्ली हाई कोर्ट ने टैक्स असेसमेंट को लेकर दायर कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी थी। कांग्रेस पार्टी को भेजे गए इनकम टैक्स डिफॉर्मेशन के फ्रेश नोटिस पर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने लिखा, जब सरकार बदलेगी तो लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों पर कार्रवाई जरूर होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी ये सब करने की। ये मेरी गारंटी है। कांग्रेस के बाद अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को आयकर विभाग से एक नोटिस मिला है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान रिटर्न्स दाखिल करते समय पुराने पैन कार्ड के इस्तेमाल के लिए 11 करोड़ रुपए के बकाया के भुगतान को लेकर नोटिस भेजा गया। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से शुक्रवार को यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि वाम दल आयकर अधिकारियों के नोटिस को चुनौती देने के लिए अपने वकीलों से परामर्श कर रहे। तृणमूल कांग्रेस के नेता साकेत गोखले ने भी दावा किया है कि उन्हें पिछले 72 घंटों में आयकर विभाग के 11 नोटिस मिले हैं। गोखले ने कहा, यह हास्यास्पद है कि मोदी सरकार दिखावा भी नहीं कर रही कि ये चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होने देंगे। कांग्रेस ने बीजेपी पर मुख्य विपक्षी पार्टी को खत्म करने के प्रयास करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पार्टी को इनकम टैक्स विभाग से 1823 करोड़ का नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को दूसरी विपक्षी पार्टियों की तरह आईटी डिपार्टमेंट निशाना बना रही है। अजय माकन ने कहा कि बीजेपी ने टैक्स नियमों के गंभीर उल्लंघन किए हैं और उनसे 4,600 करोड़ रुपए की डिमांड आईटी को करनी चाहिए। उन्होंने कहा, हम लोगों को जो नोटिस आए हैं उसमें सीताराम केसरी के जमाने के नोटिस आए हैं। सीताराम केसरी के जमाने का 53 करोड़ का आया है। टोटल 1823 करोड़ की डिमांड आईटी ने कांग्रेस पार्टी से की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और विपक्षी नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के विरोध में विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन 23 मार्च को दिल्ली में महारैली का आयोजन करेंगे। आम आदमी पार्टी महारैली की तैयारी में जुट गई है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जन समर्थन जुटाने के लिए घर घर जा रहे हैं। इस महारैली में शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे भी शामिल होंगे। बिहार में कई दिनों से 40 लोकसभा सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर पेच फंसा हुआ था। अब आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति बन चुकी है। सबसे ज्यादा सीटें लालू यादव की पार्टी आरजेडी को मिली हैं, जिसमें आरजेडी को 26, कांग्रेस पार्टी को 9 और वाम दलों को 5 सीटें मिली हैं। कुछ दिन पहले कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव ने पूर्णिया की सीट अपनी पार्टी के खाते में न आने के बावजूद पूर्णिया से ही चुनाव लड़ने के संकेत दिया है। महागठबंधन के सभी दलों के बीच बिहार की सभी 40 सीटों पर बंटवारा शुक्रवार को हो गया है। इस फैसले के थोड़ी देर बाद पप्पू यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह ऐलान किया है। इस दौरान उन्होंने केरल की वायनाड सीट का उदाहरण दिया है, जहां से राहुल गांधी के खिलाफ इंडिया गठबंधन की सहयोगी सीपीआई की एनी राजा चुनाव लड़ रही हैं। उन्होंने कहा, डी राजा की पत्नी एनी राजा हमारे नेता राहुल गांधी के खिलाफ लड़ रही हैं। फिर भी देश में इंडिया गठबंधन मजबूत है और साथ चल रहा है। कई जगहों पर फ्रेंडली फाइट होने के बावजूद भी गठबंधन मजबूत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने शुक्रवार को एक वीडियो बयान जारी कर लोगों से उनके लिए आशीर्वाद और शुभकामनाएं संदेश की अपील की है। उन्होंने लोगों के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया है और अपील की है कि वो इस नंबर पर अपना संदेश भेज सकते हैं। बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में हैं। उन्हें 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जर्मनी और अमेरिका ने टिप्पणी की है। दोनों देशों की टिप्पणी पर भारत विरोध जता चुका है। वहीं अब संयुक्त राष्ट्र की ओर से भी इस पर टिप्पणी की गई है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता ने कहा, हमें बहुत उम्मीद है कि भारत में या किसी अन्य देश में हर किसी के अधिकार सुरक्षित हैं।
और हर कोई स्वतंत्र और निष्पक्ष माहौल में मतदान करने में सक्षम है। संयुक्त राष्ट्र प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बांग्लादेशी पत्रकार ने भारत में आम चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करने से जुड़ा सवाल पूछा था। इससे पहले अमेरिका ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर टिप्पणी की थी। आप नेता आतिशी ने कहा कि वो अरविंद केजरीवाल के फोन से जानना चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में आपकी क्या स्ट्रेटेजी है। वो जानना चाहते हैं कि पंजाब, गुजरात, असम, दिल्ली में चुनाव की क्या रणनीति है। वो जानना चाहते हैं कि इंडिया अलायंस ने जो देश भर में सर्वे कराया है उसमें क्या निकल कर आ रहा है। ईडी ने फिर एक बार साबित कर दिया कि वो मात्र बीजेपी का राजनीतिक हथियार है। पूर्वांचल के बाहुबली मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उनके शव को पोस्टमार्टम के बाद बांदा से गाजीपुर ले जाया जाएगा। 2 दर्जन से अधिक वाहनों के काफिले के साथ शव कई जिलों से गुजरेगा। इसमें प्रयागराज और कौशाम्बी जनपद भी शामिल हैं। शव वाहन गुजरने वाले रास्तों पर अलर्ट घोषित कर दिया गया है और पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। बांदा से निकलने के बाद काफिला चित्रकूट के बाद कौशाम्बी में प्रवेश करेगा, जिसके लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। मुख्तार अंसारी की उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में दिल का दौरा पड़ने के मौत के बाद बांदा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने इसकी न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने अतिरिक्त सीजीएम को अंसारी की मौत की जांच और महीने में रिपोर्ट सौंपने को कहा है। अदालत का यह फैसला तब आया है जब अंसारी के परिजनों ने मौत को लेकर सवाल उठाए हैं। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अंसारी के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पूर्व उन्होंने शिकायत की थी कि उन्हें जेल में जहर दिया गया है और फिर भी गंभीरता से नहीं लिया गया। असंवैधानिक संस्थानों को ऐसे विचित्र मामलों पर संज्ञान लेना चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने कहा कि अंसारी की जिन परिस्थितियों में मौत हुई है, उन्होंने न्यायालय में अर्जी देकर पहले ही जहर के द्वारा अपनी हत्या की आशंका व्यक्त की थी। उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम और बसपा सुप्रीमो मायावती ने मुख्तार अंसारी के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, मुख्तार अंसारी की जेल में हुई मौत को लेकर उनके परिवार द्वारा जो लगातार आशंकाएं व गंभीर आरोप लगाए गए हैं, उनकी उच्च स्तरीय जांच जरूरी है ताकि उनकी मौत के सही तथ्य सामने आ सकें। ऐसे में उनके परिवार का दुखी होना स्वाभाविक है। कुदरत उन्हें इस दुख को सहने में शक्ति दे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मुख्तार अंसारी को जहर दिए जाने वाले आरोप बेबुनियादी हैं। उन्होंने कहा है कि अगर कोई इसकी जांच करना चाहता है तो वो ऐसा करवा सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के लद्दाख में किए गए आंदोलन को लेकर सवाल किया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि ये आज से नहीं हो रहा है, ऐसा पिछले 40 से 50 साल से चल रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार आने के बाद ऐसा हो रहा है। दरअसल सोनम वांगचुक ने हाल ही में दावा किया था कि चरवाहों को चीन उन इलाकों में नहीं जाने दे रहा जो वो पहले जाते थे। राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन को लेकर कोई बात अभी नहीं करना चाहता, क्योंकि दोनों पक्षों की बात चल रही है। कुछ मुद्दे ज़रूरी हैं, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए कि हम लोगों की कोई चीज़ उनके कब्जे में है। प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के मामले को सीबीआई ने बंद करा दिया है। इसमें कहा गया है कि गड़बड़ी का कोई सबूत नहीं मिला है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है। ये वही प्रफुल्ल पटेल हैं जो पिछले साल जुलाई में उन बागी एनसीपी नेताओं में शामिल थे जिन्होंने बीजेपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे खेमे के साथ महाराष्ट्र सरकार बनाने के लिए अजीत पवार के एनसीपी गुट के साथ शामिल हुए थे। प्रफुल्ल पटेल पर भ्रष्टाचार के आरोप यूपीए शासन में मंत्री पद पर रहने के दौरान लगाए गए थे। अब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सीबीआई द्वारा केस बंद किए जाने की खबर आई है। अब तक की सुर्खियों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।